पूरा सच। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री नस पर सुपर पावर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और यह नाकाबंदी इस वक्त यानी शाम 7:30 बजे शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक दांव है। अमेरिका की रणनीति साफ है, ईरान की आर्थिक ताकत पर सीधा वार, उसके तेल निर्यात को रोकना और उसे बातचीत की टेबल पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देना। बिना सीधा युद्ध छेड़े यह इकोनॉमिक वॉरफेयर का सबसे आक्रामक रूप माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके असर से सिर्फ ईरान तक ही सीमित रहेंगे जो इसके असर है? बिल्कुल नहीं। होर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ऐसे में इस नाकेबंदी की आहट भर से ही वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है। तेल की कीमतें उछाल मार रही है, शेयर बाजार गिर रहे हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चिंता में डूबी हुई हैं। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक ब्लॉकेड नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन, दबाव की राजनीति और वैश्विक संतुलन को हिलाने वाला कदम है। और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जवाब में ईरान क्या करता है, क्योंकि अगला कदम यह तय करेगा कि यह तनाव नहीं थमेगा या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। यानी क्या अब फिर से युद्ध शुरू होने वाला है? तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान के साथ शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। यानी अमेरिकी नौसेना उस चोक पॉइंट को ब्लॉक करेगी जहां से दूसरे देश के जहाज दुनिया के 20% तेल लेकर गुजरते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को निर्देश दिए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले उन सभी जहाजों की पहचान की जाए जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो जहाज ईरान को टोल देंगे यानी टैक्स देंगे उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रंप के आदेश के बाद यूएस सेंट्रल कमांड आज शाम 7:30 बजे यानी अभी से ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली सभी जहाजों की जो है नाकाबंदी करना शुरू कर देगी, करनी उस वक्त शुरू हो चुकी होगी। और यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर यह नाकेबंदी लागू नहीं होगी। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब यह रास्ता पहले से ही सीमित रूप से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, तो फिर इसे पूरी तरह ब्लॉक करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दरअसल इस पूरे मामले में राजनीति, रणनीति और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक तरफ ईरान अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका अब उस पर दबाव बनाने के लिए इसी रास्ते को हथियार बनाना चाहता है। यह स्थिति एक तरह से तेल की जंग जैसी बनती जा रही है, जहां हर फैसला सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. तो अब सवाल यह है कि जो ट्रंप अब तक बार बार ईरान से कह रहे थे कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शर्त के खोल दो, अब शांति वार्ता फेल होने के बाद, नाकाम होने के बाद खुद उसे ब्लॉक करने पर क्यों तुल गए हैं? आपको 5 वजह बताते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी आखिर क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली वजह है ईरान की तेल से होने वाली कमाई को रोकना, उस पर ब्रेक लगाना। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर है। ईरान की सबसे बड़ी कमाई तेल से ही होती है। ईरानी तेल कंपनियां सप्लाई के साथ कुछ जहाजों पर टोल टैक्स लगाकर भी इस वक्त वो कमाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कुछ जहाजों से $20 लाख तक फीस ले रहा है और जंग के बीच ईरान होर्मुज पर कंट्रोल करके बहुत फायदा कमाना चाहता था और फायदा कमा भी रहा है। अगर जहाज होर्मुज से निकलेंगे ही नहीं तो ईरान के पास पैसा आएगा नहीं और ऐसे में ईरान की आर्थिक रीढ़ उसकी जो है वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए ट्रंप
एक वजह जो सबसे पहली वजह थी वो ये थी ईरान की तेल की कमाई को रोकना। बात करते हैं दूसरी वजह की, नाकेबंदी की दूसरी वजह क्या है? तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना। देखिए, अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो उसका है उसको रोकना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध के बजाय आर्थिक दबाव डालकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, जो वो शांति वार्ता में तैयार नहीं हो रहा था जिसके लिए, और ये सुरक्षित तरीका है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी वजह की। देखिए, अमेरिकी सैन्य ताकत के जरिए, जो अमेरिका है वो अपनी सैन्य ताकत के जरिए होर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि समंदर और ट्रेड रूट्स पर उसका ही कंट्रोल है। अमेरिका अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी, खासकर नाटो कंट्रीज को भी ये संदेश देना चाहता है। अब बात करते हैं चौथी वजह की। ट्रंप चाहते हैं खाड़ी में अमेरिका के करीबी देशों की सुरक्षा मजबूत हो। अगर ईरान कमजोर होगा तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों की सुरक्षा मजबूत होगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश सुरक्षा के मामले में अमेरिका पर ही टिके हुए हैं। और अब बात करते हैं पांचवी वजह की। अमेरिका ईरान पर बिना युद्ध के दबाव के जो है दबाव बनाना चाहता है, बिना युद्ध के वो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है ईरान पे। कैसे? अमेरिका की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉकेट की घोषणा सीधे तौर पर अब उन देशों पर दबाव बनाने के लिए जिन्हें ईरान की तरफ होर्मुज स्ट्रेट पार करने दिया जा रहा है। ठीक है, जो ईरान से तेल वगैरह ले रहे थे, चीन बहुत लंबे समय से रह रहा था, ये मैसेज उसके लिए भी है। और अमेरिका की जो रणनीति है, इससे सीधे जंग में जाने के बजाय जो आर्थिक चोट लगती जंग करने से, उससे वो बच रहा है अमेरिका। और अब वो इस तरह से एक आर्थिक प्रतिबंध, एक तरह से एक बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा के, जो कि ईरान पर पहले से चल रहे थे, अब ये होर्मुज स्ट्रेट रोककर वो आर्थिक रूप से ईरान को तोड़कर वो उसे झुकाना चाहता है, सरेंडर करवाना चाहता है। तो ये पांच वजह हमने आपको बताई। तो होर्मुज स्ट्रेट पर एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के लिए एक सुपर हथियार था ये, और जिसे वो अपनी सहूलियत से इस्तेमाल कर रहे थे। और होर्मुज स्ट्रेट पर जानकारों का और क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। ईरान के पास अब एक सुपर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस सुपर वेपन को बॉम्बार्ड किया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, इजरायली द्वारा। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा दिए, जेराल्ड फोर्ड एंड एब्राहम लिंकन, आई थिंक, सारा दम लगा दिया, परंतु ये सुपर वेपन को तोड़ नहीं पाए। अब ये बैटल टेस्टेड है, ईरान इसको अब कभी छोड़ेगा नहीं। तो इस बीच ईरान ने शांति वार्ता नाकाम होने पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद इलाही ने कहा है कि शांति वार्ता को लेकर पहले से यह पता था कि अमेरिका इसे लेकर बहुत गंभीर नहीं है। अब्दुल मजीद ने और क्या कहा, ध्यान से सुनिए। Actually, from the beginning, we had doubt about this negotiation because we are sure that the American administration are not serious for negotiation. तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत टूटे हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं करीब करीब, और पूरी दुनिया में असमंजस बना हुआ है। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान सरेंडर करता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बातचीत टूटने के बाद ये सीज फायर जो भी चल रहा है वो कितने दिन तक टिकेगा, और अगर ये टूटा तो इसकी बड़ी वजह क्या होगी। ये समझने के लिए हमने दुनिया भर के जानकारों के बयान पढ़े, इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी, और उसके बाद हमने वो 10 पॉइंट तैयार किए हैं जिनमें से एक भी इस सीज फायर का दी एंड कर सकता है अगर वो हो गया तो। आइए समझते हैं वो 10 बिंदु क्या हैं। देखिए, पहली वजह है ईरान के कड़े तेवर बरकरार हैं। देखिए, ट्रंप ने होर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान किया तो ईरान ने भी अपने कड़े तेवर दिखा दिए। ईरान ने आज कहा है कि ईरानी बंदरगाहों को अगर निशाना बनाने वाले किसी भी कदम का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। अगर आप, उसका कहने का मतलब ईरान का यह है कि अगर उसके बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो वो पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को निशाना बना सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को सुरक्षा उसकी जो है उसको खतरा होता है उसके बंदरगाहों को, तो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बयान से ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी तरफ से भड़काने वाली कोई भी कार्रवाई होती है तो इस बार ईरान अपनी तरफ से जंग छेड़ देगा। अब बात करते हैं दूसरी वजह की ओर। वो क्या है? दूसरी वजह भी समझ लीजिए, और वो है ट्रंप पर भरोसा करना
मुश्किल है। तो युद्ध के पूरे 40 दिन तक जो जब युद्ध चला तो उस दौरान जिस तरह से ट्रंप रोज बयान बदल रहे थे, नए नए बयान दे रहे थे, उससे ट्रंप पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ट्रंप के तेवर के जो हैं वो दिन में 2 बार बदल जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव में आकर कुछ समय के लिए सीज फायर का फैसला ले लिया हो, लेकिन वो 14 दिन के इंटरवल के बाद किसी बड़े प्लान को अंजाम दे सकते हैं। वो इन 14 दिन का इस्तेमाल अपनी तैयारियों के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तीसरी वजह की। तो तीसरी वजह क्या है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर शक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के दौरान कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई पाकिस्तान में जो हुई, और खबरों के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम के इनरिचमेंट पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था इस बातचीत में। और वैसे भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका और इजराइल हमेशा शक की नजर से देखते हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम पर भी ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है, युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। अब बात चौथी वजह की, लेबनान पर इजराइल के हमले जारी। दरअसल इजराइल ने सीज फायर के बाद भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले और बहुत बड़े हमले जारी रखे। इजराइल ने साफ कहा है कि 2 हफ्ते के सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इजराइल अपने उत्तरी इलाके को सुरक्षित रखने के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन क्या ईरान ऐसा होने देगा? क्या वो इसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए पांचवी वजह है, ईरान और इजराइल में जंग छिड़ सकती है। तो ईरान हिजबुल्लाह को अपने संघर्ष का साथी मानता है। जाहिर है ईरान हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले आखिर कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर लेबनान में इजराइल ने एक्शन नहीं रोका तो वो तेल अवीव को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान और इजराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ सकता है, यानी सीज फायर का दी एंड। और अब बात छठी और महत्वपूर्ण वजह की करते हैं, क्या रुक जाएंगे ईरान के प्रॉक्सी? देखिए, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया अब भी एक्टिव हैं। इनके टारगेट अलग अलग हैं, लेकिन इनका आका एक है और वो है ईरान। मान लीजिए हिजबुल्लाह इजराइल और हूती सऊदी अरब में हमला कर देते हैं, तो क्या यह सीज फायर जिंदा रह पाएगा? शायद नहीं। अब बात सातवीं वजह की, सऊदी अरब का अमेरिका पर प्रेशर। सऊदी अरब और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अपनी शर्तों पर सीज फायर करवाने के बाद ईरान के हौसले बुलंदी पर हैं, और अमेरिका के कमजोर पड़ते ही अपने सबसे पुराने दुश्मन सऊदी अरब पर वो फोकस कर सकता है। और ऐसे में सऊदी अरब कहीं ना कहीं अमेरिका पर प्रेशर बनाएगा और उसे पश्चिम एशिया में सक्रिय रखेगा। और अब बात करते हैं आठवीं वजह की, क्षेत्र में प्रभाव जमाने की होड़। इस युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो ताकतवर बन के उभरा है। मुस्लिम दुनिया की जनता के बीच उसका दबदबा, रुतबा और सम्मान बढ़ा है, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के अन्य मुस्लिम देश भी प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, तनाव में हैं। ईरान अगर पूरे पश्चिम एशिया का खलीफा बनने के ख्वाब देखने लगा तो जाहिर है ये शांति चंद दिनों तक ही टिकेगी। और अब 9वीं वजह, ईरान और अमेरिका की आक्रामक बयानबाजी। लगातार हम इसे देख रहे हैं। इस युद्ध को भड़काने में दोनों तरफ की आक्रामक बयानबाजी का बहुत बड़ा हाथ था। और सीज फायर जारी है, लेकिन अगर जुबानी जंग भी जारी रही तो कभी भी ये जो है वो युद्ध का जो बिगुल है वो फिर से बच सकता है। और अब आखिरी वजह, 10वीं वजह, सीज फायर सिर्फ 2 हफ्ते का है और काफी दिन गुजर चुके हैं। किसी भी पीस डील यानी शांति समझौते तक पहुंचने के लिए 2 हफ्ते का समय कम होता है। जब तक आप खुद सोचिए, 50 साल तक ईरान और अमेरिका के बीच में विवाद है, और क्या उसको 14 दिन में सुलझा लिया जाएगा? अगर वार्ता टूटती है तो क्या होगा? समय भी तेजी से गुजर रहा है। 14 दिन के सीज फायर की डेडलाइन करीब आ रही है, यानी कुल मिलाकर जल्द बात नहीं बनी तो पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध छिड़ सकता है, और यह बहुत खतरनाक होगा। तो ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बीच एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरानी नौसेना ने होर्मुज में एंट्री के बाद अमेरिकी नौसेना के मिसाइल विध्वंसक पोत को वापस लौटने की चेतावनी दी और उसे वापस लौटना भी पड़ा। इस वीडियो में ईरान की नौसेना अमेरिकी जहाज फ्रैंक पीटरसन को समुद्री मार्ग बदलने और वापस जाने की चेतावनी देते हुए दिख रही है। आवाजें भी आ रही हैं, आप भी देखिए ये दिलचस्प वीडियो। This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island 4. देखा आपने कैसे ही जैसे ही ईरान ने धमकी दी, अमेरिकी जहाज वहां से चला गया। ये इस वक्त होर्मुज के हालात हैं, और पिछले 24 घंटे में मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए।
क्योंकि इजराइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 200 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिनमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट्स जो थी, कमांड सेंटर शामिल है। वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ बिन्त जवील में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है, जहां उसकी सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को घेरने की कोशिश कर रही है। इन हमलों में अब तक करीब 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के दावा किया गया है और कई के घायल होने की खबर है। वहीं जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। लगातार बढ़ते इस टकराव ने पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। आइए सुनते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा। שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת... तो पहले सीज फायर का ऐलान हुआ, फिर बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत टूट गई। अमेरिका अब भी हमले नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान भी मिसाइल नहीं दाग रहा है। लेकिन फिर भी पश्चिम एशिया में जंग रुकी नहीं है, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इजराइल लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है। आइए आपको इसके पीछे के 5 बड़े कारण समझाते हैं। सबसे पहली वजह है, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह मुख्य खतरा है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह की मिसाइल क्षमता, ड्रोन और उसकी उत्तरी सीमा के पास मौजूदगी इजराइल के लिए लगातार खतरे की घंटी है। यहां यह भी समझना होगा कि इजराइल गाजा में हमास को करीब करीब समाप्त कर चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी ताकतवर है। यही कारण है कि वो इसे कमजोर करना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की। तो इजराइल अपने उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल का उत्तरी इलाका हमेशा असुरक्षित रहता है। पिछले 45 साल से जब से हिजबुल्लाह का गठन हुआ है, तब से वो इजराइल के उत्तरी इलाके में हमले करता रहा है। पिछले 3 साल के युद्ध की वजह से इजराइल के उत्तरी इलाकों में रहने वाले हजारों लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इजराइल जानता है कि अगर एक बार हिजबुल्लाह खत्म हो गया तो उसका उत्तरी इलाका है वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति। इजराइल इस बार 20 साल पुरानी 2006 में की गई गलती को नहीं दोहराना चाहता, जब उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने युद्ध को 34 दिनों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रोक दिया था। तब युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह मजबूत होकर उभरा था और इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। इसलिए इजराइल की इस बार कोशिश है कि हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अब समझते हैं चौथा कारण। तो ईरान के सामने झुकना नहीं चाहता इजराइल और ईरान की कट्टर दुश्मनी किसी से नहीं छुपी है और ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम करके वो अपने सरेंडर होने का संदेश नहीं देना चाहता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अपने दबदबे और डर को कायम रखने के लिए इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीज फायर की वजह से इजराइल ईरान पर अब सीधा हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर हमला करके अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखा रहा है। यहां यह भी समझना होगा कि अगर ईरान गुस्से में आकर हिजबुल्लाह का बदला इजराइल से लेता है और उस पर हमला करता है तो इजराइल को भी ईरान पर हमले करने का बहाना मिल जाएगा। और अब बात पांचवी और अहम वजह की। देखिए, समझौते की टेबल पर बढ़त बनाना यानी इंटरनेशनल नेगोशिएशन में बढ़त, जंग के मैदान में मजबूत स्थिति बनाकर इजराइल बातचीत की टेबल पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। ये बातचीत अमेरिका में हो सकती है, ऐसी चर्चा है, ताकि किसी भी समझौते में उसे ईरान पर बढ़त मिले। यानी साफ है, सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन इजराइल के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है और लेबनान में हमले उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां सुरक्षा, राजनीति और जो ताकत है, तीनों का खेल एक साथ चल रहा है। यह है पश्चिम एशिया का हाल। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। खुशियों दी तुम्हें बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी।
लख लख बधाइयां। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर सभा को संबोधित भी किया। यह सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति लक्ष्य को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संवाद और सहभागिता को सरकार की प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा अध्ययन है ऐसे लोगों की भी सलाह ली, और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां, अच के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों
स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।